दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इजराइल के होमलैंड निर्माण की। फ्रॉम एग्जाइल टू द होमलैंड, द बर्थ ऑफ इजराइल। आज के समय में इसे लाते हैं। इजराइल फलस्तीन संघर्ष दुनिया के सबसे जटिल टकराव में से एक है, जिसकी जड़ें इस प्रवास और राज्य के जन्म की कहानी में है। यह जानना कि यह कैसे शुरू हुआ, जूइश लोग यानी कि यहूदी लोग शरण की तलाश में और अरब लोग अपने घर की रक्षा में, यानी कि एक वो है जो कहीं पर शरण लेना चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो अपने घर को बचाना चाहते हैं शरणार्थियों से। इस कहानी को और गहराई देता है। ये जो कंसेप्ट है अपने आप में, ये इस कहानी को बहुत ज्यादा गहराई देता है, इसको डेप्थ प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये लोग हैं जो अपने पूर्वजों, अपने सपनों को लेकर चल रहे हैं। एक होमलैंड की तलाश का क्या मतलब है? जब यह किसी और के क्षेत्र में इंट्रूजन यानी कि अतिक्रमण हो जाए, तब आपके होमलैंड के कंसेप्ट का क्या दावा रह जाता है? यह सवाल मन में बना रहता है, गहरा भी है और बहुत ज्यादा मानवीय भी है। जहां हम दुनिया को आकार देने वाली कई सारी बातों को देखेंगे, यह देखेंगे कि इस मिडिल ईस्ट के नक्शे में जो देश नया उभर कर आता है, उस गाथा को हम आज सुलझाएंगे। और ये ज्यूइश लोगों की और फिलिस्तीन की एक यात्रा है और इजराइल के जन्म की कहानी है। यह चाहत, संघर्ष और एक सपने की कहानी है जिसे नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया था। यह एक आरामदायक जगह चुनिए और आराम से बैठ जाइए। हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं और आपको यात्रा करवाते हैं कि इजराइल का बर्थ कैसे हुआ था। तो जियोनिज्म कल्पना कीजिए 19वीं सदी का अंत है और यूरोप और अन्य जगहों पर ज्यूइश समुदाय बिखरे हुए हैं, यानी कि यूरोप में भी है और कई सारी अन्य जगहों पर यहूदी समुदाय बिखरा हुआ है। अक्सर उत्पीड़न का सामना करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। वे अपने प्राचीन स्वदेश जियोन नामक जगह लौटना चाहते हैं, जो कि वर्तमान में फिलिस्तीन है, जो तब ओटोमन शासन के अधीन आता था। लौटने का सपना देखते रहे और यह चाहत जो विश्वास और इतिहास की जड़ें रखती है, एक आंदोलन को जन्म देती है। उसी का नाम है जियोनिज्म। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह उन लोगों की धड़कन है जो सुरक्षा और अपनापन चाहते हैं। 1880 के दशक में फर्स्ट एलिया शुरू होता है, यानी कि ईस्टर्न यूरोप और यमन से ज्यूइश लोगों के छोटे समूह फिलिस्तीन की ओर बढ़ते हैं। यहां वह कठिन, सूखी और बंजर जमीन पर खेती भी शुरू करते हैं और अपने घर बसाना भी शुरू करते हैं। 19वीं सदी का अंत होता है। यूरोप में ऐसे ज्यूइश लोग जो बहुत जगह प्रताड़ित हो रहे हैं, वो फिलिस्तीन में धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं और सेटल डाउन होने लगते हैं, जिसी को फर्स्ट एलिया 1880 के दशक में जो शुरू हुआ था, उसको फर्स्ट एलिया कहा जाता है। पाइनियर्स का संघर्ष। पाइनियर्स वो लोग हैं जो शुरुआत में सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे, वो फिलिस्तीन में जाकर सेटल हो रहे थे। सोचिए, जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी भाषा छोड़कर एक ऐसी जगह पर नया जीवन शुरू कर रहे हैं जहां जीवित रहना आसान नहीं था। एक नया जीवन टोटली। थियोडर हर्जल्स 20वीं सदी की शुरुआत तक जियोनिज्म के नेता जैसे कि थियोडर हर्जल से प्रेरित होकर ज्यूइश प्रवासियों की लहरें आती है, यानी कि एक पूरा का पूरा रेला, एक पूरा का पूरा सर्ज निकल कर आता है। यह सपना था ज्यूइश होमलैंड का, जहां लोग बिना डर के जी सकें। यह एक ऐसा सपना है जो दिल को छू लेता है, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। बाल्फोरस डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो यहां कहानी और ज्यादा गहरी हो जाती है। फिलिस्तीन जहां पर ये सेटल होना चाहते थे, वो ऑलरेडी खाली नहीं था। यानी कि फिलिस्तीन में जब आप जाकर बस रहे हो और अपना होमलैंड बसा रहे हो, वो पहले से खाली नहीं था। जो पहले ओटोमन और फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटिश शासन के अधीन थे। 1917 में ब्रिटिशर्स ने बाल्फोरस डिक्लेरेशन जारी किया, जो कि हमने बेसिक स्कूल की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उनमें हमने पढ़ा है, जिसमें फिलिस्तीन में ज्यूइश लोगों के लिए नेशनल होम का समर्थन करने का वादा किया गया। यानी कि आपसे बोला गया कि फिलिस्तीन एरिया जो हमारी कॉलोनी है, वहां पर हम आपका होमलैंड आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां से आपके सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। ज्यूइश लोगों के लिए यह उम्मीद की किरण थी, लेकिन अरब समुदाय के लिए ऑब्वियस सी बात है, उम्मीद की किरण नहीं हो सकती। उनके लिए अपने सपनों के साथ विश्वासघात था। जैसे जैसे 1930 के दशक में, खासकर फिफ्थ एलिया के दौरान, नाजी उत्पीड़न से भागते हुए, नाजी उत्पीड़न हमने पढ़ा है कि जहां पर होलोकास्ट और ये सब हो रहा था, नाजी उत्पीड़न से भागते हुए ज्यूइश लोग आए, तनाव बढ़ता गया। सोचिए उस हताशा को, मौत से भागते हुए लोग एक नई शुरुआत की उम्मीद में वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर भी पहले से जो लोग रह रहे हैं उनके साथ में उनका तनाव बढ़ जाता है।
इजराइल राज्य के जन्म की बात करते हैं। 1940 के दशक तक आते आते दुनिया होलोकॉस्ट की त्रासदी से हिल चुकी थी। होलोकॉस्ट वो त्रासदी थी जिसमें हिटलर ने कई सारे यहूदियों को बहुत बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। लगभग 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोग, 6 मिलियन एक ऑफिशियल नंबर है, अगर आप देखेंगे अनऑफिशियली तो वो इससे ज्यादा होंगे। तो लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, अनगिनत सपनों का अंत हो चुका था। जूइश होमलैंड की जरूरत अब वैश्विक पुकार बन गई थी। पूरा वर्ल्ड ये चाहता था कि कहीं पर इनको इनका घर दे देना चाहिए। होलोकॉस्ट की त्रासदी 1940 के दशक में हुई थी। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने एक विभाजन योजना तैयार करी 1947 में, और इस योजना में फलस्तीन को एक जूइश और एक अरब राज्य में बांटना जूइश लोगों के लिए स्वीकार किया गया। इसे अपनी सुरक्षा और अपना मौका जूइश लोगों ने समझा, परंतु अरब नेताओं ने इसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीन यहां पर खो रहे थे। इजराइल राज्य की घोषणा 14 मई 1948 को हुई, जिससे वहां पर इनके सेटल डाउन होने के एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन शुरू होता है। जैसे ही ब्रिटिशर्स चले गए, डेविस बेन गोरियन ने इजराइल राज्य की घोषणा कर दी। यह जीत और आंसुओं का पल था। वो बहुत ज्यादा खुश थे। यू कैन रियलाइज, और कोई भी भारतीय इस चीज को रियलाइज कर सकता है जो एक कॉलोनी में रहता था। उस कॉलोनी के बाद में जब हम आजाद होते हैं तो उस चीज को हम कोरिलेट कर पाते हैं कि उस टाइम पर क्या इमोशंस रहे होंगे। एक होमलैंड का जन्म होता है, एक मातृभूमि का जन्म होता है, लेकिन अगले ही दिन अरब देशों ने इन पर हमला कर दिया। दो लोगों के डिफरेंट काइंड ऑफ सपने या उनकी उम्मीदें हैं। जो इस परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए तो इस सदियों के निर्वासन का अंत था। अकल्पनीय नुकसान के बाद भी फिर से जो खो चुके थे उस सब के निर्माण का समय था। लंबे समय से सपने देखे गए थे। एक स्वदेश का अंततः आपको प्राप्ति हो रही थी। एक नेशन, एक राष्ट्र जो आपका स्वदेश है, उसकी आपको प्राप्ति हो रही थी। फलस्तीनी परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए तो इट वॉज अल नकबा, यानी कि एक आपदा है। ये एक आपदा थी जहां लाखों भागे हुए या विस्थापित लोग आपके घर में आ गए थे, अपनी पीढ़ियों पुरानी भूमि और घरों का नुकसान कर रहे थे। क्या आप इस पल की डेप्थ को फील कर सकते हैं? जो किसी के लिए सपनों की जगह है, किसी के लिए सपनों का एक घर बन रहा है, वहीं पर दूसरे आपको अपने घर में घुसपैठिए या आपको अतिक्रमी समझ रहे हैं कि आपने अतिक्रमण किया है। यह सदियों के निर्वासन का अंत था, अकल्पनीय नुकसान का एंड था, पर फिर भी ये किसी के लिए अच्छा नहीं था। गेटिंग दिस पॉइंट, कोरिलेट दिस। इतिहास से अगर सवाल किया जाए तो क्या यह एक जमीन पर दो सपनों के साथ साथ पलने, या वर्तमान में जिसको हम एक टर्म काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, तो ये क्या एक को एग्जिस्टेंस का एक सपना है जिसे साकार किया जा सकता है? भविष्य की संभावनाएं, शांति और सह अस्तित्व के लिए नए रास्ते खोजने की आवश्यकता है। सो डियर व्यूअर्स, ये है इजराइल के बर्थ की स्टोरी, इजराइल के बर्थ की कहानी। क्या एक जमीन पर दो लोगों के सपने साथ साथ रह सकते हैं? क्या अतीत का बोझ बहुत ज्यादा भारी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर ये कहानी और ये हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ वेरी गुड डे।